स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 इस वर्ष की रिपोर्ट भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एवं WHO द्वारा प्रकाशित की गई थी और यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा पोषण प्रवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 2. ICAE विश्व की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कृषि अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। 3. ICAE के संस्थापक अध्यक्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICAE कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अतः कथन 1 सही है। ICAE विश्व की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कृषि अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। अतः कथन 2 सही है। ICAE के संस्थापक अध्यक्ष ब्रिटिश कृषि विज्ञानी लॉर्ड LK एल्महर्स्ट थे। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लेबनान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है। 2. इसके दक्षिण में इजराइल है जबकि साइप्रस भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लेबनान यह पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है। अतः कथन 1 सही है। इसकी सीमा दक्षिण में इजराइल से लगती है जबकि साइप्रस भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों, APL और गरीब परिवार दोनों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। 2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौभाग्य योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। 3. इस योजना के तहत मुफ्त विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थी परिवारों की पहचान SECC 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौभाग्य योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। इस योजना के तहत मुफ्त विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थी परिवारों की पहचान SECC 2011 आंकड़ों का उपयोग करके की जाती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जॉन निकोलसन एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल थे जो बाद में भारतीय समर्थक बन गए, जिन्होंने वर्ष 1857 से 58 में भारतीय स्वतंत्रता के महाविद्रोह का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. जॉन निकोलसन की कब्र, जिसे निकोलसन कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जॉन निकोलसन वर्ष 1821 से 1857 यह एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल थे जिन्होंने सन 1857 से 58 के भारतीय स्वतंत्रता के महाविद्रोह का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
जॉन निकोलसन की कब्र, जिसे निकोलसन कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। जॉन निकोलसन की कब्र, जिसे निकोलसन कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्याज की प्राकृतिक दर को मुख्य तौर पर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब बचत निवेश के बराबर होती है, जो स्थिर कीमतों के अनुरूप होती है। 2. वास्तविक नीति दर और प्राकृतिक दर के बीच का अंतर नीतिगत रुख को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्याज की प्राकृतिक दर को मुख्य तौर पर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब बचत निवेश के बराबर होती है, जो स्थिर कीमतों के अनुरूप होती है, अतः कथन 1 सही है। वास्तविक नीति दर और प्राकृतिक दर के बीच का अंतर नीतिगत रुख को दर्शाता है, अतः कथन 2 सही है। यदि वास्तविक दर प्राकृतिक दर से अधिक है तो नीति को प्रतिबंधात्मक और इसके विपरीत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, तकनीकी प्रगति के कारण विश्व भर में पिछले दशकों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के प्रति इकाई रोजगार सृजन में तेजी से गिरावट आई है। कथन 2, बहुत बड़ी संख्या में नई नौकरियों के सृजन का एकमात्र तरीका भारत को नए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की क्षमताओं के निर्माण के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। C. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। D. कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तकनीकी प्रगति और उत्पादकता में तेजी से वृद्धि करने वाले अन्य कारकों के कारण विश्व भर में पिछले दशकों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के प्रति इकाई रोजगार सृजन में तेजी से गिरावट आई है, अतः कथन 1 सही है। 1970 के दशक में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की रोजगार लोच लगभग 1 थी और जनसंख्या भी बहुत कम थी। वर्तमान दशक में रोजगार लोच शायद 0.1% तक कम हो गई है। इस प्रकार अकेले 8% आर्थिक विकास से पर्याप्त नौकरियों के सृजन की संभावना नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में नई नौकरियों के सृजन का एकमात्र तरीका, भले ही वे पूरी मांग की आपूर्ति न कर सके, भारत को नए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की क्षमताओं के निर्माण के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प B सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों के भीतर स्थित है। 2. इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत पनपता अभ्यारण्य के साथ एक बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 3. यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के उच्च जीव संख्या घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत और विश्व में सबसे अधिक है। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया है? A. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, B. रणथंभौर टाइगर रिजर्व, C. पेंच टाइगर रिजर्व, D. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों की भीतर स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत पनपथा अभ्यारण्य के साथ बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। यहाँ पाई जाने वाली वन्यजीव प्रजातियों में बाघ, तेंदुआ, ढोल, बंगाल या भारतीय लोमड़ी, सुस्त भालू, चिकने बालों वाला उदबिलाव, भारतीय रॉक अजगर, जंग लगी चित्तेदार बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, गौर और जंगली हाथी शामिल हैं। बीटीआर रॉयल बंगाल टाइगर्स के उच्च जीव संख्या घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत और विश्व में सबसे अधिक है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका प्रारूप N. गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था और इसे वर्ष 1949 में अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। 2. इसने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, ध्वज, स्वराज्य, विदेशी मामलों एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों पर स्वायत्तता की अनुमति दी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जो भारत, पाकिस्तान एवं चीन द्वारा विवादित क्षेत्र है। इसका प्रारूप भारत की संविधान सभा के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था और इसे वर्ष 1949 में अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। अतः कथन 1 सही है। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, ध्वज, स्वराज्य, विदेशी मामलों एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों पर स्वायत्तता की अनुमति दी। अतः कथन 2 सही है। यह प्रावधान विलय पत्र की शर्तों पर आधारित था, जिस पर वर्ष 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद जम्मू और कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। 2. ईपीएफओ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए नियोक्ता समर्थन का आकलन करने तथा उसे प्रोत्साहित करने हेतु नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण शुरू किया है। 3. मौजूदा ईपीएफओ नियमों के तहत 15,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 12% वेतन अंशदान देना होता है और नियोक्ता द्वारा एक समान हिस्सा दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। अतः कथन 1 सही है। ईपीएफओ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए नियोक्ता समर्थन का आकलन करने तथा उसे प्रोत्साहित करने हेतु नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण शुरू किया है। अतः कथन 2 सही है। वर्तमान ईपीएफओ नियमों के तहत 15,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 12% वेतन अंशदान देना होता है और नियोक्ता द्वारा एक समान हिस्सा दिया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व धरोहर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की रक्षा एवं संरक्षण करना है, जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य रखते हैं। 2. वर्ष 1939 में पाकिस्तान के हड़प्पा में 40,000 वर्ष पुरानी विशालकाय दांत की मूर्ति की खोज की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व धरोहर सम्मेलन का उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की रक्षा एवं संरक्षण करना है। अतः कथन 1 सही है। 1939 में जर्मनी की होलेनस्टीन स्टैडल गुफाओं में 40,000 साल पुरानी विशालकाय दांत की मूर्ति मिली थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडल इनकम ट्रैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।